के विधानसभा चुनावों और यूपी के उपचुनावों में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एक है तो सेफ है का नारा हिट होता दिख रहा है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के नतीजों के रुझानों में बीजेपी की अगुवाई वाले एनडीए गठबंधन की आंधी दिखाई दे रही है। महाराष्ट्र की 288 सीट्स के रुझानों में बीजेपी की महायुति गठबंधन को 200 से ज्यादा सीट्स मिलती नजर आ रही हैं। इसी तरह यूपी की 9 विधानसभा सीटों के लिए हुए उपचुनावों में भी बीजेपी को कम से कम 7 सीटें मिलती दिख रही हैं। माना जा रहा है कि इस जीत की बड़ी वजह ध्रुवीकरण है। आइए समझते हैं। 2024 के लोकसभा चुनावों में महाराष्ट्र के हिस्से में कुल 48 सीट्स आती हैं जो राज्य की राजनीति की लिहाज से बेहद महत्वपूर्ण हैं। इन चुनावों के दौरान महाविकास अघाड़ी एमवीए को 30 सीट्स पर जीत मिली, जबकि महायुति गठबंधन को 17 सीट्स पर सफलता मिली। इस नतीजे ने ये साफ कर दिया कि जनता का झुकाव इस बार महाविकास अघाड़ी की तरफ रहा, जिससे बीजेपी के लिए खतरे की घंटी बज गई। इस परिणाम के बाद बीजेपी और आरएसएस ने अपनी रणनीतियों में बदलाव किया और विशेष तौर पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर दांव खेला। – 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 105 सीट्स मिली थी, जबकि उसकी सहयोगी पार्टी शिवसेना, जो उस समय अविभाजित थी, उनको 56, एनसीपी को 54 और कांग्रेस को 44 सीट्स मिली थी। इन आंकड़ों को देखते हुए ये कहा जा सकता है कि महायुति और महाविकास अघाड़ी के बीच कांटे की टक्कर थी। लेकिन इस चुनाव के बाद शिवसेना, एनसीपी और कांग्रेस ने गठबंधन करके सरकार बनाई। हालांकि ये गठबंधन ज्यादा दिनों तक कायम नहीं रह सका। इसके बाद शिवसेना में आपसी विवादों ने नई राजनीति हलचल पैदा की, जिसके बाद एकनाथ शिंदे ने अपने समर्थक विधायकों के साथ शिवसेना का एकजुट बना लिया और महायुति गठबंधन का हिस्सा बने। इस घटना ने राज्य की राजनीति में बड़ा उलटफेर किया। 2022 में एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में शिवसेना के एक गुट का महायुति में शामिल होना और एनसीपी के अजीत पवार का अपने गुट को लेकर बीजेपी के साथ आना महाराष्ट्र की राजनीति में एक अहम मोड़ था। अजीत पवार का महायुति के साथ आना एनसीपी की पारंपरिक वोट बैंक को बीजेपी के पक्ष में मोड़ने में कामयाब रहा। वहीं शिंदे ने शिवसेना के पारंपरिक वोटर्स को महायुति से जोड़ने में सफलता हासिल की। इन बदलावों ने राज्य की राजनीति की ध्रुवीकरण को और तेज किया। महाराष्ट्र में मराठा समुदाय और बेरोजगारी जैसे मुद्दे महाविकास अघाड़ी के पक्ष में कारगर साबित नहीं हुए, बल्कि ये दोनों मुद्दे राज्य में लंबे समय से चर्चा का विषय बने हुए थे। लेकिन चुनावी परिणामों ने ये दिखा दिया कि इन मुद्दों के सामने एक और बड़ा मुद्दा था, हिंदुत्व का। वोटों के ध्रुवीकरण की वजह से इन दोनों मुद्दों का प्रभाव इतना नहीं था। वहीं महायुति ने हिंदुत्व का राग छेड़ा और उसे पूरे राज्य में मजबूती से प्रचारित किया। योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के नामों का सहारा लेकर महायुति ने चुनावी मैदान में एक मजबूत पहल की, जो बाद में सफल साबित हुई। महाराष्ट्र में योगी आदित्यनाथ का बटेंगे तो कटेंगे वाला नारा कुछ समय के लिए विवादों का कारण बना। दरअसल ये नारा उत्तर प्रदेश और हरियाणा जैसे राज्यों में राजनीतिक रूप से प्रभावी था, लेकिन महाराष्ट्र में इसका उतना असर नहीं दिखा। महाराष्ट्र में हिंदुत्व का प्रभाव अलग था और यहाँ के लोग धार्मिक मुद्दों को लेकर उतने आक्रामक नहीं हैं। फिर भी चुनावी परिणामों ने ये सिद्ध कर दिया कि महाराष्ट्र में भी अब हिंदुत्व का मुद्दा धीरे धीरे बढ़ रहा है। इसकी वजह से ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो रही है। खास तौर पर योगी आदित्यनाथ के प्रचार और मोदी के नेतृत्व में बीजेपी की स्थिति मजबूत हुई। कांग्रेस ने 2024 के लोकसभा चुनावों में संविधान बचाओ का नारा दिया था, जिसका उद्देश्य केंद्र सरकार के खिलाफ एक बड़ा नैरेटिव तैयार करना था। इस नारे को यूपी जैसे राज्यों में सफलता मिली, लेकिन महाराष्ट्र में ये नारा नाकामयाब साबित हुआ। यहाँ का माहौल केंद्र सरकार के खिलाफ नहीं था और न ही कांग्रेस के संविधान बचाओ जैसे मुद्दे ने महाविकास अघाड़ी को किसी विशेष लाभ पहुंचाया।
इसके अलावा मराठा आरक्षण का मुद्दा भी कांग्रेस के पक्ष में नहीं गया, जिससे ये साबित हो गया कि कांग्रेस के मुद्दे और नारे उस समय के राजनीतिक माहौल में ज्यादा असरदार नहीं थे। महाराष्ट्र चुनाव में आरएसएस ने भी अपनी रणनीति को बदलते हुए चुनावी मैदान में सक्रिय भूमिका निभाई। ऐसा माना जा रहा था कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी के खराब प्रदर्शन के बाद संघ ने राज्यवार चुनावों में अपने कार्यकर्ताओं को सक्रिय किया। हरियाणा में भी संघ ने अपनी भूमिका निभाई, जिससे बीजेपी को वहां सफलता मिली। इसके बाद संघ ने महाराष्ट्र में भी मोर्चा संभालते हुए महायुति को चुनावी सफलता दिलाने में अहम योगदान दिया। संघ के प्रचार और संगठन की मजबूती ने बीजेपी को एक नया विश्वास दिया और ये साफ हो गया कि संघ के बिना चुनावी मैदान में बीजेपी के लिए जीतना मुश्किल हो सकता है। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार द्वारा शुरू की गई लाडली बहन योजना के बाद महाराष्ट्र में भी महायुति सरकार ने इसी नाम से एक योजना शुरू की। जून महीने में शुरू हुई मुख्यमंत्री मेरी लाडली बहन योजना के तहत राज्य की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपए दिए जाने का ऐलान किया गया। ये योजना महिला मतदाताओं को आकर्षित करने में सफल रही और इस योजना ने महायुति को चुनावी बढ़त दिलाई। इस योजना को लेकर बीजेपी ने एक मजबूत प्रचार अभियान चलाया और महिलाओं के बीच एक सकारात्मक संदेश भेजा, जिससे पार्टी को लाभ हुआ। महाविकास अघाड़ी गठबंधन में शामिल कांग्रेस, शिवसेना और एनसीपी ने बेरोजगारी और महंगाई जैसे मुद्दों को लेकर राज्य सरकार को घेरने की कोशिश की। उनका विश्वास था कि ये मुद्दा उन्हें लोगों का समर्थन दिलाएगा, लेकिन चुनाव परिणामों ने इस धारणा को खारिज कर दिया। महाराष्ट्र के लोग बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दों को लेकर परेशान जरूर थे, लेकिन उन्हें महायुति की योजना और हिंदुत्व के मुद्दे से ज्यादा उम्मीदें थीं। इसने साबित कर दिया कि चुनावी मुद्दे और पार्टी के अभियान का चुनाव परिणामों पर गहरा असर पड़ता है। महाराष्ट्र के 2024 लोकसभा चुनाव में महाविकास अघाड़ी और महायुति के बीच एक दिलचस्प मुकाबला देखने को मिलेगा। बीजेपी ने अपनी रणनीतियों को तिर्क किया और मोदी व योगी के नेतृत्व में चुनावी दांव खेले। इसके साथ ही आरएसएस और विभिन्न योजनाओं ने महायुति को चुनावी बढ़त दिलाई। वहीं कांग्रेस और महाविकास अघाड़ी के मुद्दे और नारे महाराष्ट्र की राजनीति में असरदार साबित नहीं हो पाए। ये चुनावी परिणाम ये संकेत देता है कि अब महाराष्ट्र की राजनीति में भी ध्रुवीकरण की प्रक्रिया तेज हो चुकी है और हिंदुत्व एक महत्वपूर्ण चुनावी मुद्दा बन चुका है। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।